हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग फटाफट से एवी चेक करा दीजिए। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। और बिल्कुल आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए, हर बार की तरह स्पेशल क्लास मतलब इम्पॉर्टेंट सेशन। सो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं काफी, और साथ ही करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। और बिल्कुल जिन लोगों ने देखिए अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे हो। बहुत सारी चीजें देखो, फ्री में आपको डेली क्विजेस तो मिलती ही है। ये वाले क्विज बिल्कुल अटेम्प्ट किया करो। 5 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट देखो हमारा मेजर चीज है। स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों को बोल रही हूँ, और भी जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे भी हो गए, उनको टाइम मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत आती है 3 घंटे के एग्जामिनेशन में। क्योंकि जो सोशल साइंसेस के पेपर होते हैं ना बच्चा, वो बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, वो काफी लेंदी होते हैं। इसलिए ना ऐसी ऐसी जो पीवाईक्यूज हो गए या टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए ना, उनको बिल्कुल सॉल्व करा करो। और जेआरएफ अड्डा ना एप्लीकेशन जो है, ऐप जो जब आप डाउनलोड करते हो ना, ये आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है फ्री में। ठीक है, यूट्यूब के क्लासेस के पीडीएफ हिंदी हो इंग्लिश हो सब मिल जाता है। ठीक है, मैंने क्वेरी रिजॉल्व भी कर दी आपके पीडीएफ्स की। बिल्कुल बहुत जल्द जो है पीडीएफ्स आपको मिलने लग जाएंगी, और इनफैक्ट अभी भी मिल रही है। वो बीच में थोड़ा सा मैकेनिकल इश्यू हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉर्टेड हो चुका है। और काउंसलिंग सेशन, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली अपनी फील्ड में कैसे आगे अपने करियर को लेकर जाएं, उनके लिए बिल्कुल काउंसलिंग सेशन अवेलेबल है। आप अगर जानना चाहते हैं कि अपनी फील्ड में आप कैसे एक्सेल करें, आप बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। जेआरएफ अड्डा की टीम आपके लिए बिल्कुल तत्पर है आपकी सेवा में। और अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल देखिए अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन क्या है। बेसिकली एग्जाम डेट जो है आपकी फाइनल हो चुकी है। 6 दिसंबर से आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। और 28 अक्टूबर जो है बिल्कुल आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए जिन लोगों को भी पेड कोर्स लेना है, उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो रिफाइंड होती है। और साथ ही जो लोग अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगला अटेम्प्ट जो लोग अभी से तैयार करना चाहते हैं, जेआरएफ मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपका होगा। क्योंकि इतने टाइम पहले ना कोई नहीं तैयारी शुरू करता, सब लोग क्या करते हैं, सब सो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप लेंगे ना ये अर्ली बर्ड बैच जो है, इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको वीडियो कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी पेपर 1 की भी। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेनिफिट वाला चीज हो जाता है कि आपको टेस्ट सीरीज इसमें जो है अवेलेबल हो जाती है। और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं अवेल करना ऑफर, तो आप ले सकते हैं इस कोर्स को। और साथ ही आपके जो बिल्कुल अर्ली बर्ड बैच जो है, अगर कोई सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए भी वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। और पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैं सिर्फ 22 और 23 नहीं करा रही, मैं बहुत सारे जो है आपके पीवाईक्यूज जो है सॉल्व करा रही हूँ, बहुत पीछे से करा रही हूँ। तो बिल्कुल प्रैक्टिस की चिंता नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए, बस ये चीज अपनी सॉर्टेड है। तो बिल्कुल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए आपको जेआरएफ अड्डा जो है एप्लीकेशन, वो बिल्कुल डाउनलोड करके यूटिलाइज करनी होगी। ठीक है, इसके साथ आगे और बात करते हैं। अर्ली बर्ड में आपको बहुत सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैं पढ़ा रही हूँ, सोशियोलॉजी आपको अवेलेबल है। तो आप अवेल कर सकते हैं ये सभी चीजें। और देखिए मेजरली क्या होता है, जेआरएफ अड्डा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो देखो आपको ना और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यूट्यूब पे क्लास लो ना लो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधा की सीधा प्ले लिस्ट बनी हुई है। स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों को बता रही हूँ, सीधी प्ले लिस्ट बनी रहती है, डाउनलोड आपके पास अवेलेबल यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल होती है। तो वो कहते हैं दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। यूट्यूब अगर कोई जैसे बच्चे होते हैं ना कि मैम हमें यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट करता है, रोज की रील्स होती हैं या कुछ कहते हैं ना मूवीज है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करें, हम यूट्यूब अनइंस्टॉल करना चाहते हैं जब तक हम तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन पर सारी चीजें अवेलेबल है, पेपर 1 की भी चीजें अवेलेबल है, पेपर 2 की भी चीजें अवेलेबल है बिल्कुल। और नई नई जो भी अपडेट्स आती है इस फील्ड के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपको अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पेपर आपको अवेलेबल है। जो और भी जो बाकी लोग हैं जो पेपर अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल पेपर के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सब आपको अवेलेबल है, सारी की सारी प्ले लिस्ट बन जाती है। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ एक जगह सॉर्टेड वे में हर चीज जो है आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल्कुल देखिए, जो मैं आपको 5 क्वेश्चन वाली बात बता रही थी ना, वो बिल्कुल यही है। तो बिल्कुल आप जर्नल पेपर के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 जिनका है वो सभी लोग जो है क्विज को
आप बिल्कुल दीजिए, आपका जो स्कोर आता है उससे एनालाइज करिए कि आपका जो है क्या टारगेटेड स्कोर है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगी जरा। ठीक है, आपको पीडीएफ में स्पेलिंग सही मिल जाएगी। तो बिल्कुल भारत का निर्वाचन आयोग आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बिल्कुल अपनी जो है बुलेट ट्रेन भगाते हुए भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आपकी परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट मतलब कि इसको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ने स्टैब्लिश करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल है, इसलिए जो है बिल्कुल ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बॉडी जो है डायरेक्टली किसके द्वारा बनाई गई है? बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 याद हो जाना चाहिए यहीं के यहीं। आर्टिकल 324 जो आपका ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है? देखिए, अब सुपरवाइजरी काम करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है इलेक्शन। मेजरली किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ईसीआई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंसिडर जो है कंडक्ट करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि सेंटर इलेक्शन हो गए आपके, स्टेट के इलेक्शन हो गए आपके, कंडक्ट करवाता है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के भी कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस, और वाइस प्रेसिडेंट के भी कंडक्ट करवाता है। ये सारे के सारे इलेक्शन जो जितने भी इलेक्शन इसमें मेंशन है, ये सभी इनको कंडक्ट करवाने की जो पावर है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, इन सभी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की पावर। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑल इंडिया बॉडी कहा जाता है। किस सेंस में? कि ये स्टेट सेंट्रल के काम भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट के काम भी आती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एक क्लास में ना मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आप पूरा का पूरा ईसीआई ना ऐसे झटके में याद हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। और इससे ना क्वेश्चन भी आया 2023 में, बताऊंगी कहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, तो ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इसलिए इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। फैलाओ, ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हर किसी को आती है, पॉलिटिकल साइंस वालों को भी आती है, आपके नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक पॉइंट तो आपका ये इंपॉर्टेंट निकल कर आ गया, एक पॉइंट ये बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये नोट कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं करवाता, क्योंकि उसके लिए आपका क्या बना है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके लिए बनी हुई है, आपके लिए, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए। जो आपके कौन से आर्टिकल में, मैंने पहले ही बताया था, जिन लोगों ने मेरी क्लास ली हुई है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत की किस में है? पंचायत की है 243 में, और म्युनिसिपैलिटी की है 243 में, 243 में। ठीक है, वेरी गुड, सब लोग जो भी इसका आंसर दे रहे हैं। आगे इसी के साथ बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 324 में ना कुछ प्रोविजंस है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताए गए हैं। देखिए, एक तो ये कॉम्पोजिशन की अगर बात करें या कुछ प्रोविजंस की बात करें, तो देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। इसी के साथ नंबर ऑफ जो अदर कमिश्नर है, जो कॉम्पोजिशन में नंबर ऑफ अदर कमीशन है, उनके बारे में, कमिश्नर के बारे में प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और टाइम टू टाइम जो है उन कमिश्नर्स को फिक्स कर देंगे। ठीक है, साथ ही जो अपॉइंटमेंट है ईसी इलेक्शन कमिश्नर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर की, वो किसके द्वारा होनी चाहिए? प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना इस चीज को, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर कमिश्नर को भी। साथ ही जो भी अदर कमिश्नर है जो अपॉइंट होते हैं, तो वो किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा अपॉइंट होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और साथ ही जब तक कि कोई ईसीई यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक जो है उनका कार्यकाल कौन संभालेंगे? यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना, जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता उनका काम कौन संभालेंगे? अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये चीज याद हो जानी चाहिए, ये पॉइंट भी। ठीक है ना, जैसे डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं ना, बट यहाँ पर डिप्टी वाले नहीं होते, जो सेकंड उनके बाद होते हैं वो संभालते हैं उनका कार्यकाल यानी उनका ऑफिस। ठीक है, जब तक कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट होकर नहीं आ जाते। ठीक है, और इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को, किसके अंदर? रीजनल कमिश्नर्स, जब उनको अपॉइंट करने होता है। कुछ रीजनल कमिश्नर्स की जो है उपाधियां दी हुई हैं आपके चीफ इलेक्शन, मतलब आपके इलेक्शन निर्वाचन आयोग में। तो जो रीजनल कमीशन की जो एक पोस्ट है ना, वो कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किससे? कंसल्ट करके। तो वो कंसल्ट करेगा आपके इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको सॉर्टेड हो जानी चाहिए। साथ ही जो टेन्योर है किसका? रीजनल कमिश्नर्स का।
जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन को, उनका टेन्योर जो है उनके टेन्योर को प्रेसिडेंट ही चूज करेंगे। इसका कोई टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, याद रख लेना। रीजनल कमीशन का टेन्योर कौन डिसाइड करेगा? आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां से बना था 2023 में सवाल, लेकिन ये ड्रॉप हो गया था सवाल, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है एक्यूरेट नहीं पूछा गया था, बेसिकली स्टैटिक नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो गया था 2023 में। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए 1950 से लेकर 1950 में जो है बिल्कुल आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश हो गया था, कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही 15 अक्टूबर 1989 तक ना ये इसने काम किया है एज अ सिंगल मेंबर बॉडी, यानी कि सिर्फ आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था इसके अंदर और कोई नहीं होता था। लेकिन 1989 16 अक्टूबर से जो है ये 2 मेंबर बॉडी यानी कि 2 और इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर आ गए थे, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पर। जैसे कि हमारी वोटिंग जो एज थी वो 21 से घटकर 18 साल की हो गई थी, है ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल वहां पर जो है काम ज्यादा बढ़ गया था और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंट करने पड़े। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम करने लग गई और यहाँ पर 3 इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, 3 इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से 2 इलेक्शन कमिश्नर वाली जो पोस्ट थी ना वो अबॉलिश कर दी थी। कब? 1990 में। यानी कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर डुअल मेंबर बनी, यानी कि दो इलेक्शन कमिश्नर आए, फिर 3 आए और उसके बाद फिर इन्होंने सब कुछ अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सब कुछ अबॉलिश कर दिया और फिर से अक्टूबर 1993 डेट याद रख लीजिए, अक्टूबर 1993 में दोबारा से 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, यानी कि 1+2 की कॉम्पोजिशन अगर मैं बोलूं तो ये अपॉइंट हो गए। एक आपका चेयरमैन, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, और वही चीज आज तक चली आ रही है। इसलिए मल्टी मेंबर बॉडी जो है होती है, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। और आज के टाइम में जो है मल्टी मेंबर बॉडी है किसकी? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी टर्म की। देखो फटाफट से बिना टाइम गवाए फटाफट से इस चीज को करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। जल्दी से एकदम से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया याद हो जाए। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बिल्कुल 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो जैसे देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उसकी पावर इक्वल होगी अदर कमिश्नर्स के साथ। ठीक है, कुछ भी ना सैलरी में फर्क होगा, ना उनकी पावर में फर्क होगा, ना उनकी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स में फर्क होगा, ना उनके अलाउंसेस में फर्क होगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम ही होगा। सेम ही चीजें होंगी, सारी इक्वल पावर रखेंगे, इक्वल सैलरी रखेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत रैंक का डिफरेंस होगा, उनको चीफ बुलाया जाता है, उनको अदर कमिश्नर बुलाया जाता है। साथ ही अगर कार्यकाल की बात करें तो यहाँ कोई 5 साल नहीं है, सरकार नहीं बन रही, ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए 6 साल और 65 साल, ये याद रखना, 6 और 65, यानी कि या तो 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर है उनकी जो है पोस्ट जो होती है वो यानी कि 6 साल तक का या तो कार्यकाल संभालेंगे या फिर उनकी 65 साल की रिटायरमेंट एज, ये उनका कार्यकाल सिस्टम होता है। और साथ ही जो भी उनकी जो क्या कहते हैं, जितना भी इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर जो है ना, इनकी सारी की सारी जो मेजॉरिटी चीजें हैं वो डिफाइन करी जाएगी कमीशन के द्वारा। कमीशन के द्वारा सारी की सारी इनकी चीजें जो है डिफाइन करी जाएगी। ये अपना रिजाइन किसी भी टाइम दे सकते हैं अगर देना चाहते, और ये रिमूव करे जा सकते हैं अपनी एक्सपायरी टर्म से पहले भी इनको रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब मेजर चीज कुछ देख लेते हैं। कुछ चीज है ना, कुछ चीजें आपको आर्टिकल 320 के अंदर ना एज अ सेफ गार्ड, यानी कि अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से इनकी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताइए। पहली चीज देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना सिक्योरिटी टेन्योर प्रोवाइड करा है। क्या सिक्योरिटी टेन्योर प्रोवाइड करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना इनका मैनर बताया हुआ है कि भाई साहब इनकी 6 साल की इनका टेन्योर रहेगा और साथ ही 65 साल की इनकी रिटायरमेंट एज रहेगी, ये सब कुछ बताया हुआ है। और साथ ही इनको रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल उसी मैनर में जिस तरीके से जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, मेंशन किया हुआ है, पढ़ लेना पीडीएफ, सब कुछ जेआरएफ अड्डा ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जज जो है, जज जिस तरीके से बिल्कुल अपनी जज की जैसी पावर होती है, जज का जैसे रिमूवल होता है, सेम उसी मैनर में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है रिमूवल होगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होगा, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इनको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट जो इलेक्शन कमिश्नर है ना वो होल्ड नहीं करते अपने ऑफिस, किसमें? इन दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल हिंदी में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ स्लाइड ले आई हूं आपसे, एक साइड में सब कुछ दिख जाएगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशन जो है। अब देखिए एक और सेफगार्ड ये है कि जिस दिन से अपॉइंट हो जाएंगे ना, उस दिन के बाद से ना तो इनकी सैलरी में परिवर्तन होगा, ना इनकी सर्विस कंडीशन में परिवर्तन होगा। जो चीज अपॉइंटमेंट के टाइम पर लिख दी गई तय है वही चीज रहेगी, कुछ भी चीज नहीं बदलेगी। और साथ ही जो और बाकी इलेक्शन कमिश्नर है या फिर रीजनल कमिश्नर है उनको रिमूव नहीं किया जा सकता सिवाय किसके, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, यानी कि उनको रिमूव करने के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन भी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तभी वो रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, कौन, आपके रीजनल कमिश्नर और आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ ना फ्लॉज भी है, फ्लॉज मतलब कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं इनकी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना इनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जुडिशियल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ नहीं बताया हुआ, तो एक तरीके से खामियां देखी जाएगी। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इनका जो है मेंबर्स जो है इनके, जो हम टेन्योर बोल रहे हैं, मेंबर्स का इनका टर्म जो है वो नहीं बताया। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डीबैरिड, यानी कि इनको ना अगर ये क्या कहते हैं उसको रिटायर हो जाते हैं ना इलेक्शन कमीशन से या फिर एज अ कमिश्नर अगर ये रिटायर होते हैं तो ये आगे क्या जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उससे भी सरकार ने इनको मनाही कोई भी नहीं दी है। तो यानी कि ये भी चीज इनके पास है और ये कुछ खामियां हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जो कि बताई नहीं गई है। अब पावर्स की बात कर लेते हैं। हिंदी वाले बच्चों चाहे इंग्लिश वाले बच्चों, बेटा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। मतलब अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है ना, सच में लाइक करना, और मुझे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं स्पेशली वो बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैम बाकी में सेशन हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन ना मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आज जब आपके तरीके से मैं जब प्रिपरेशन करी थी ना, इनके नोट्स बनाने पड़ रहे थे गूगल से देख के, ना जाने कहाँ से देखकर। तो जो चीज मैंने फेस करी थी ना वो आपको फेस ना हो ना, इसलिए मैं फटाफट से एक चीज आपको कंसोलिडेट वे में लेकर आ गई हूँ कि आपको दिक्कत ना हो ये चीज करने में। ठीक है ना, तो इसका यूटिलाइज करो, जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो। ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो ना, फटाफट से हेडफोन लगाओ, 2x की स्पीड पर सुन लो, काम खत्म, है ना। ऐसे करा करो प्रिपरेशन अपनी। साथ ही देखो पावर्स की बात कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन कमीशन के पास ना 3 तरीके की पावर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इनके पास है, एडवाइजरी पावर भी है और क्वासी जुडिशियल पावर भी है। अब मेजरली जैसे हिंदी में बात करें, प्रशासनिक शक्तियां भी इनके पास है, सलाहकार शक्तियां भी इनके पास है और अर्थ न्यायिक शक्तियां भी इनके पास है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी जो पावर्स है इसमें सेग्रीगेट हुई है। अब आपको समझ में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे है, एडवाइजरी कैसे और क्वासी जुडिशियल कैसे है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पावर और फंक्शंस जो है बिल्कुल सारे के सारे जो टेरिटोरियल एरियाज है, यानी कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है ना कि भाई अब भारत का नक्शा है, मान लो अब भारत में नक्शा है, कहां से कहां तक कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कौन सा कहते हैं ना कितना एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको बिल्कुल इलेक्शन कमीशन करके देगा। इलेक्शन कमीशन करके देता है वो चीज कि कितनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे पीएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो वाराणसी थी, तो इसी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करती है, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे करती है, डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन का एक्ट जो है वो आपका यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो तय करता है। साथ ही ये क्या प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करते हैं। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं ना, जो पर्ची आती है ना आपके घर में, आपकी पर्ची आती है जो वोटिंग डालने की, बस वो पर्ची जो है वो यहीं से बन के आती है। ठीक है, साथ ही ये नोटिफाई करते हैं डेट्स भी, शेड्यूल भी, कब कब नॉमिनेशन दर्ज करवाना है या कब इलेक्शन की डेट है, सब कुछ यही बताते हैं, सारा पेपर वर्क यही हैंडल करते हैं। साथ ही रिकॉग्निशन देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को। देखो कुछ ना रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब एक ना हमारे भारत में ना कितनी बार कोई जो है पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है या कितने स्टेट्स में वो जीत चुकी है, उसी के आधार पे वो पार्टी ना नेशनल पार्टी घोषित होती है। ठीक है, उसी आधार पे नेशनल पार्टी घोषित होती है। तो बिल्कुल वो सारे जो आधार है ना, वो सारे आधार ये तय करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होकर आ रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, साथ ही ये जो कोर्ट की तरह कब काम करते हैं, जब कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या इलेक्शन के टाइम पर जो सिंबल्स मिलते हैं आपको, किसी किसी के बड़े अजीबोगरीब सिंबल होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने पंचायत के इलेक्शन में नोटिस करवाया कि बड़े अजीब अजीब से कप, चाय, प्लेट, ऐसे ऐसे बड़े वो होते हैं ना, अजीब अजीब से टेलीफोन, ऐसे ऐसे आपको पंचायत के इलेक्शन में आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से फटाफट कि कैसे कैसे आपके वो होते हैं इलेक्शन के चिन्ह, है ना। फूल हो गए,
तो भाई ऐसे ऐसे आपके इलेक्शन के चिन्ह होते हैं, अजीबोगरीब। केतली हो गया किसी का, मेरे एक यहाँ पर एक कोई इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनका इलेक्शन का चिन्ह था केतली, किसी का चश्मा था। तो ऐसे ऐसे इलेक्शन के बिल्कुल चिन्ह होते हैं, तो वो सब भी यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी दो पार्टी को एक ही चिन्ह चाहिए हो, किसी दो पार्टी को एक ही चिन्ह चाहिए हो, तो लड़ाई बच गई, तो बस उस लड़ाई को सुलटाने का काम यही करते हैं। इसलिए ये क्या आगे इनके अंदर जुडिशियल पावर यहीं से आ गई, जुडिशियल पावर यहीं से आ गई। ठीक है, इसलिए ये क्वासी जुडिशियल प्रिंसिपल होल्ड करता है। साथ ही अपॉइंटमेंट करते हैं किसकी, ऑफिसर की, जो कि इन डिस्प्यूट के बारे में, अगर कोई मनमुटाव तो क्या, कोई डिस्प्यूट हो गया है कोई पार्टी के बीच में, या फिर कोई इलेक्शन के अरेंजमेंट्स के बीच में कोई दिक्कत आ गई है, कोई घपला हो गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिल्कुल ऑफिसर भी यही तैनात करते हैं। साथ ही डिटरमाइन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट भी, कोड ऑफ कंडक्ट भी डिटरमाइन करते हैं कि सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई भी पार्टी जो है उल्लंघन तो नहीं कर रही है किसी चीज का एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो वो सारी चीजें ये देखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जैसे देखो, जो आधार होता है ना कि पब्लिसिटी कितने मैनर में होनी चाहिए, अब ये थोड़ा कि तुम 24 घंटे प्रचार करो या कुछ भी, और भी कोई आधार होते हैं कि भाई इस रिगार्डिंग पब्लिसिटी होनी चाहिए, तो वो चीज भी ये तय करते हैं। जैसे कि अब की बार किसकी सरकार है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो गई, या फिर अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो चीजें हैं, बिल्कुल ये मतलब ये प्रचार के आइडियाज नहीं, बट उसमें जो लिमिट होनी चाहिए वो बिल्कुल ये डिसाइड करते हैं। साथ ही एडवाइस करते हैं ये प्रेसिडेंट को, अगर कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, भाई एमपी है, कोई एमएलए, उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो प्रेसिडेंट को बताएंगे जी उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को, किसके इस मामले में, स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में, क्योंकि स्टेट में भी आपका ईसीआई रहता है। साथ ही कैंसल पोल, अगर कोई भी बूथ कैप्चरिंग हो गई, कोई भी वायलेंस हो गई इलेक्शन के टाइम में, तो बिल्कुल ये वोटिंग को कैंसिल कर सकते हैं, उन इलेक्शन को री इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम भी इन्हीं का ही है। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि भाई स्टाफ जो है जरूरी है, किसके अंदर इलेक्शन के टाइम पर स्टाफ्स की बहुत जरूरत पड़ जाएगी, तो बिल्कुल उसकी जरूरतें भी ये ही तय करते हैं और बात करते हैं प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर से। साथ ही सुपरवाइज करते हैं किसका, मशीनरी ऑफ इलेक्शंस का थ्रू आउट द कंट्री, कि भाई इलेक्शन जो है फ्री और फेयर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किस तरीके से काम चल रहा है इलेक्शन का, सारे जो आपके पोलिंग बूथ है वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्टिव है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करता है। साथ ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को वेदर इलेक्शन बी हेल्ड इन दी स्टेट अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल, तो बिल्कुल ये सारी चीजें भी यही डिस्कस करते हैं कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो हेल्ड हो रहे हैं स्टेट रूल के अंदर या नहीं, तो ये भी यही डिस्कस करते हैं। आगे अगर बात करें कि रजिस्टर भी करते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज का, तो बिल्कुल यही रजिस्टर करते हैं। देखो मैंने ये बात पहले ही बता दी कि रजिस्टर भी यही करते हैं नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि एग्जैक्टली कौन सी पार्टी ना उस कितने टाइम कितने परसेंट ऑफ इलेक्शन में अगर वोट्स लेकर आई है, या कितने बार किसी स्टेट में जीत चुकी है, या कितने कितने स्टेट्स में जीत चुके हैं, तो बिल्कुल वो रिकॉग्निशन भी यही तय करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई, बस इतनी सी बात है, इसको एक कहानी की तरह पढ़ जाइए, सब सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, कुछ और चीजें की बात कर लेते हैं। देखो एक तो बस ये लास्ट मेरे ख्याल से ही होगा, हाँ ये लास्ट ही है, इतने से में आपका इलेक्शन कमीशन खत्म। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ना वो असिस्ट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को कौन असिस्ट करता है, आपके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, अगर असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है तो बिल्कुल ये असिस्ट करते हैं। और साथ ही ये कहां से निकल के आते हैं, सिविल सर्विसेज से निकल कर आते हैं, सिविल सर्विसेज से पोस्ट निकलती है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स की, और साथ ही अपॉइंट और इनका जो कमीशन है वो उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है, किसका, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही। ठीक है, उनको ज्वाइन भी करते हैं, भाई सेक्रेटरीज की जरूरत है तो वो भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टेट लेवल पर क्या होता है, देखो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट लेवल पर जो है इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी कि स्टेट में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते हैं, स्टेट में आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, स्टेट के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कंसल्ट करके किससे, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। और सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका क्या होता है, कलेक्टर जो होते हैं ना वो कैसे, कलेक्टर जो आपके डीसी होते हैं, डीसी जो होते हैं इंचार्ज लेते हैं किसका, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर का, वो आपके इलेक्शंस का जो है सारा चीजें संभालते हैं, किस पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वो अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी, ताकि पोलिंग बूथ पर या इलेक्शन के टाइम पर बिल्कुल निगरानी रह सके और सारे के सारे इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट हो सके।
ठीक है, तो ये एक मेजर सम आपका इलेक्शन कमीशन था। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इसको रिव्यू कर लूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप ये क्वेश्चन, जो भी अगर आपको कोई परेशानी है। आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑफ अ डे, क्वेश्चन ऑफ अ डे मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आफ्टर द क्लास बताएंगे। पहले चीज तो ये बताएंगे नेशनल वोटर्स डे कब आता है, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे आपका कब आता है, और ये बताइए सब लोग वोट करते हैं कि नहीं करते। पता चला भाई नहीं, एक काम करता है तो छुट्टी है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वोट सबको करना है, ठीक है ना, वोटिंग राइट मिला है हमको, हमारा अधिकार है, तो बिल्कुल वोट सबको करना है, छुट्टी बाद में मना लेना, ठीक है। और एक और कि एट प्रेजेंट करंटली हु इज ईसीआई, कौन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो है चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आफ्टर द क्लास बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पीडीएफ्स बिल्कुल जेआरएफ अड्डा ऐप पर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड करिए, सारी प्लेलिस्ट भी वहां पर सॉर्टेड है, कहीं यूट्यूब पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐप को डाउनलोड करो और क्या कहते हैं आपकी जो क्लासेस है उनका लुफ्त उठाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।